आज इसमें मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें जोड़ी हैं, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं था ये। अब तो मैं इसका आपको ग्रोथ बताने वाला हूँ कि अलग अलग एरा में, अलग अलग पीरियड में किस तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग का फॉर्म विकसित होता चला गया। पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग में अगर एंशिएंट ग्रीक टाइम में देखें तो उस टाइम पर, या क्लासिकल टाइम पर देखें तो उसमें जिस महिलाओं को जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, महिलाएँ जो है वहाँ पर परफॉर्म किया करती थी, या महिलाओं के द्वारा स्टेटमेंट ये होते थे। फिर धीरे धीरे करके इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया, बहुत सुधार आया, और जब जाकर के फाइनल इसका जो डेवलप्ड फॉर्म आया रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, जिन्हें ओरिजिनेट किया गया, या रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा जिन्हें परफेक्ट किया गया। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ही फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और चलो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लास्ट में MCQs भी करेंगे। तो लेट्स मूव। हमने सब कुछ सीख लिया था, ये 3 क्वेश्चंस भी किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए थे, स्ट्रक्चर भी कर लिया था, पर्पस भी कर लिया था। फिलहाल हम ये चल रहे थे कि पोइट्री और ड्रामा में, ठीक है ना, ड्रामा में भी वर्स फॉर्म में, ड्रामा में पोइट्री, देखो ड्रामा में होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, लेकिन वो भी वर्स फॉर्म में होता है, वर्स में, मतलब ड्रामा के अंदर भी काव्य रूप में होता है, तो पोइट्री फॉर्म में होता है हमेशा ड्रामेटिक मोनोलॉग। आप यूँ कहेंगे सर आपने तो मना किया था कि ड्रामा में होगा ही नहीं। ड्रामा में मना किया था मैंने, लेकिन ड्रामा के अंदर एक फॉर्म होता है पोइट्री फॉर्म। जैसे आप देखो, आप विलियम शेक्सपियर के ड्रामा देखो, एज यू लाइक इट, जैसे ग्रेड 2 के अंदर डाला हुआ है, पहले ग्रेड 1 में था। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले तैयारी कर ली, जो सेकंड टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा अच्छे से कि वो जो एज यू लाइक इट होता है उसमें कई सारे बर्स फॉर्म्स आते हैं, है ना, और मैकबेथ में भी बहुत सारे बर्स फॉर्म्स आते हैं। तो बर्स फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर पोइटिक भाव में या थोड़ा मीटर वीटर सेट करके जब लिखा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामेटिक मोनोलॉग मिल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला अगर हम बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो था, एक था थियोक्राइटस, इडिल्स, ओके, द इडिल्स ऑफ थियोक्राइटस। ये थियोक्राइटस के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा, ये था द इडिल्स, है ना। अब ये क्या था, ये लिखा गया था सब 3rd BC के अंदर। was acknowledged as a very primary source of monologues। कहा गया कि प्राथमिक सोर्स माना जाता है किसका, मोनोलॉग्स का। तो ये ध्यान रखना, थियोक्राइटस के द्वारा लिखा गया था इडिल्स, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का, ये सबसे पहला अपन एंशिएंट ग्रीस की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहला आप सोर्स मान लीजिए आप मोनोलॉग्स का, विच इंक्लूड्स लॉन्ग स्पीचेज, जिसमें लंबे लंबे स्पीच थे जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर देखने को मिलते हैं। मोनोलॉग्स तो थे ही, लेकिन लंबे लंबे थे जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के अंदर देखने को मिले। तो एक पुराने फॉर्म में, एक बिल्कुल एंशिएंट फॉर्म में ये था। ओविड का हेरोइड्स, ओविड है ना, ओविड, होमर और ओविड के नाम सुने होंगे आपने, ठीक है ना। तो ओविड जो थे उनका एक मोनोलॉग था हेरोइड्स। ये फर्स्ट CBC में था। ये कलेक्शन है लेटर्स का, जिसमें पत्र लिखे गए हैं, और स्पीच का एट्रीब्यूटेड टू वेरियस फिगर्स, जिसमें अलग अलग फिगर्स को एट्रीब्यूट किया गया है फ्रॉम मिथ्स एंड लिटरेचर। इसमें जो हेरोइड्स होते हैं, ये हेरोइड्स एक महिला होती है, फीमेल कैरेक्टर्स ऐसे जो मतलब फीमेल कैरेक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर ये फीमेल कैरेक्टर्स को ही हेरोइड्स कहते हैं। परफॉर्म्ड बाई फीमेल कैरेक्टर्स, इसमें फीमेल कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। सुनना, हेरोइड्स में कौन करते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स परफॉर्म। हेरोइड्स रिप्रेजेंट करता है दिस ट्रेडिशन, इस परंपरा को, थ्रू इट्स इमोशनल एंड ड्रामेटिक फीमेल वॉइसेस। मतलब आपको यहाँ पर इस स्लाइड पर से केवल 2 ही चीज याद रखनी है कि अगर प्राइमरी सोर्स माने एंशिएंट ग्रीस का, सबसे पहला प्राइमरी सोर्स माने ड्रामेटिक मोनोलॉग का, तो वो क्या कहलाएगा, थियोक्राइटस का द इडिल्स। आपको इतना से याद रखना है बस, कतई डिटेल में मत जाओ। सबसे पहले जो ड्रामेटिक मोनोलॉग परफॉर्म किया करते थे, जो स्पीकर होते थे, वो कौन होते थे, हीरोइड्स कहलाते थे। वो ओविड के होते थे और वो फीमेल कैरेक्टर्स होते थे। तो याद रखना, तो हीरोइड्स उनकी रचना भी है, किसकी, ओविड की। तो ना फीमेल कैरेक्टर्स होते थे उसके अंदर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग परफॉर्म किया करते थे। तो आपको ये 2 चीज यहां पर मिली, क्या, द इडिल्स और हीरोइड्स। इडिल्स किसका था, थियोक्राइटस का, और ये ओविड का क्या था, हीरोइड्स थे। याद रख लोगे, यस और नो, एक बार थंब अप कर दो सर। अब देखना, मोनोलॉग इन पोइट्री एंड ड्रामा इन रिनेसा। पुनर्जागरण काल आया, और पुनर्जागरण काल लगभग ये मान लीजिए कि विलियम शेक्सपियर के टाइम, या फिर टेनिसन जो थे बेन जॉनसन, ठीक है ना, बेंजामिन जॉनसन के टाइम काल तक रहा, और न्यू क्लासिकल पीरियड के आने तक रहा। न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 से आया, और उससे पहले तक रिनेसा माना जाता है। इसमें बीच में हालांकि कई और पीरियड्स आए छोटे छोटे,
तो देखो इसमें क्या होता है, एक्शंस ऑफ हीरोइक मैन फ्रॉम एन इमोशनल एंड डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव। क्या हुआ कि जो एक्शंस है ना, कार्य जो घटनाएं होती थी या जो एक्शंस होते, जो परफॉर्मेंस होती थी साहसिक आदमियों की, साहसिक लोगों की, जो किससे, एक भावुक और घरेलू पर्सपेक्टिव से अब फोकस करने लगे इनर फीलिंग्स पर रादर देन ओनली एक्शनल डीड्स। अब भारी कार्यों पर ध्यान नहीं देते ये लोग। रेनेसा काल में एक फॉर्म चेंज हुआ, यहाँ पर तो एक्शंस पर काम करते थे, यहाँ पर एक्शंस को फोकस करते थे ये लोग, कार्यों पर फोकस करते थे। अब यहाँ पर तो एक्शनल फीलिंग्स रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर इंटरनल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने लगे, इनर फीलिंग्स, आंतरिक भाव, इमोशंस को। अंदर इंसान सोचता क्या है और वो सोचता है तो उसके शब्दों के माध्यम से वो बयां हो जाता है। आगे देखना, इसमें ओविड की लव लिरिक्स का प्रभाव पड़ा प्रॉपरली। ओविड जो थे, अपन ने अभी पढ़ा था, ओविड का हेरोइड्स पढ़ा था, तो वहाँ पर जो उनका प्रभाव था वो वहाँ पर रची गई और एक और लिखी गई थी लव लिरिक्स। उसका प्रभाव यहाँ रिनेसेंस काल में या पुनर्जागरण काल में देखने को मिला। जो अर्ली यानी शुरुआती जो अंग्रेजी के ऐसे कुछ लोग थे इंग्लिश भाषा में जिन्होंने प्रैक्टिस की थी इस ड्रामेटिक मोनोलॉग की, वो कौन कौन थे? जॉफ्रे चौसर, आपने कैंटरबरी टेल्स अगर पढ़ा हो, द अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड जिन्हें हम कहते हैं, हेनरी हावर्ड नाम है इनका, एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन वगैरह आपने सुना होगा, सैमुअल डैनियल, ये चार लोग थे। तो इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को थोड़ा सा फीलिंग्स पर फोकस करके परफॉर्म करना या प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। यहां पर ध्यान रखना, इनर फीलिंग्स पर फोकस किया जाने लगा। अब इस स्लाइड पर से आपको कौन कौन सी चीज पढ़नी है? पिछली स्लाइड पर तो केवल दो चीज पढ़नी थी, एक तो ओविड का हेरोइड पढ़ना था और दूसरा आपको क्या पढ़ना था, ये थियोक्राइटिस का इडिल। यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है, ओविड का लव लिरिक्स, और आपको ये राइटर्स के नाम याद रखने हैं, जॉफ्रे चौसर, द अर्ल ऑफ सरे, एडमंड स्पेंसर, सैमुअल डैनियल। ये इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने यहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा सा विकसित करना शुरू कर दिया था। मोनोलॉग को पोइट्री और ड्रामा में शेक्सपियरियन काल में कैसा यूज किया गया? शेक्सपियर का जो काल था वो भी आपका ये मान लीजिए कि एलिजाबेथन पीरियड था, ठीक है ना। अब एलिजाबेथन पीरियड की बात करें तो देखो समय पर शेक्सपियर की जो कंट्रीब्यूशन था, शेक्सपियर का जो योगदान था वो क्या था? ए लवर्स कंप्लेंट, ये इन्होंने लिखा था, एक प्रेमी की शिकायत 1609 में। ये एक अर्ली ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर डिटेल में पूछता है तो यहां से मैंने भी क्वेश्चन लिए हुए, आप देखना इनका जवाब देंगे तो पता लगेगा कि मैं आज क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आप लोग कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी वफादारी के साथ जवाब देते हैं। तो शेक्सपियर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे पहला ड्रामेटिक मोनोलॉग पर पड़ा, वो था लवर का कंप्लेंट, मतलब प्रेमी की शिकायत, 1609 में लिखा था। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और फुल ऑफ इमोशन एंड ड्रामेटिक इंटेंसिटी। इसके अंदर पूरे भावुकताएं दिखाई दी है यहाँ पर एक प्रेमी की, एक स्पीकर की, और साथ में यहाँ पर ड्रामेटिक नाटकीय रूप से इंटेंसिटी भी है। जैसे एक नाटक को परफॉर्म करते समय कैरेक्टर जिस तरह से डायलॉग्स बोलता है, ठीक उतनी तीव्रता के, इतनी गहनता के साथ यहाँ पर डायलॉग बोले जाते हैं। यहाँ से मनोवैज्ञानिक गहराई शुरू हो गई। यहाँ पर पब्लिक जो है, ये ऑडियंस जो है, वो यहाँ पर कैरेक्टर की इनसाइट को देखने लगी, कैरेक्टर की इंटरनल फीलिंग्स को समझने लगी। यहाँ से साइकोलॉजिकल डेप्थ, मतलब पोइट्री ऑफ हिज एज शोड इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो आंतरिक द्वंद्व को दर्शाती है। सेल्फ एक्सप्रेशन, स्व अभिव्यक्ति को दिखाती है, सिमिलर टू ड्रामा, जो नाटकों में सिमिलर होता है। फिर मेटाफिजिकल पॉइंट्स आ गए, जैसे कि जॉन डन है ना, एंड्रयू मार्वेल। जॉन डन एंड हिज फॉलोअर्स यूज्ड मोनोलॉग्स, इन्होंने खूब मोनोलॉग्स यूज किए विद सडन इमोशनल शिफ्ट्स एंड इंटेंस रीजनिंग, और उसमें रीजनिंग भी इन्होंने जोड़ दी। मतलब क्या किया, यहाँ पर तो साइकोलॉजिकल डेप्थ तो देने का काम किया विलियम शेक्सपियर ने, और यहाँ पर तो थोड़ा सा रीजनिंग देने का काम किया, रीजनिंग, तर्क शक्ति, वो तर्क जो देने का काम किया था वो जॉन डन ने किया था। तो आपको यहाँ पर से इस स्लाइड पर से दो नाम निकालने हैं। एक तो जॉन डन निकालना है, जिन्होंने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाया जो एक कैरेक्टर के अंदर होते हैं डायलॉग बोलते समय, और साथ में वो किस तरह की रेशनैलिटी को यूज करता है, जैसे कि द सन राइजिंग है ना, ग्रेड सेकंड के सिलेबस में है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे जैसे कि प्ली, ओके, और ऐसी और भी, जैसे गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो ये जो सारे हैं एक मोनोलॉग फॉर्म में ही है, ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में ही है। तो मेटाफिजिक, लेकिन वहाँ पर स्पीकर जो है मतलब सामने लिसनर नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पर हल्का सा जो है कहने का मतलब ग्रोथ नहीं है यहाँ पर प्रॉपर ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म की। जो साइलेंट लिसनर होने की जो ग्रोथ होती है ना, वो धीरे धीरे होती है। भाई कोई भी चीज़ बनती है तो अचानक तो बनती नहीं है, कहीं ना कहीं से उसका क्ल्यू मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर क्ल्यू सबसे पहले दिया था किसने? थियोक्राइटिस ने, फिर दिया था ओविड ने,
फिर आपके रिनेसा काल में आए, पुनर्जागरण काल में आए, फिर जॉफ्रे चौसर, एडमंड स्पेंसर वगैरह वगैरह ने यूज किए, फिर यहाँ पर ओविड ने भी यूज किया, है ना, और लव लिरिक्स लिखे थे। फिर विलियम शेक्सपियर के टाइम में आए, तो विलियम शेक्सपियर के टाइम में चल रहे हैं हम लोग, जहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट और विलियम शेक्सपियर भी रहे। अब देखना यहाँ पर उस जमाने में डन के, हर्बर्ट के और मार्वेल के, ठीक है ना, इन्होंने कौन कौन से मोनोलॉग लिखे थे। देखो इन्होंने, डन ने लिखा था द कैनोनाइजेशन, ये प्योर मोनोलॉग था, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसमें इन्होंने लिसनर भी यूज किया था, कैनोनाइजेशन। और हर्बर्ट का द कॉलर था, कॉलर, ये कॉलर, ठीक है ना। और मार्वेल का था द निम्फ कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फॉन, ये थे। तो तीनों याद रखने आपको नाम, डन, हर्बर्ट, मार्वेल, और इनकी तीनों के वर्क्स ड्रामेटिक मोनोलॉग याद रखने पड़ेंगे। याद रखने का तरीका देखो, डन ने क्या किया, कैनन, तोप चलाई, ऐसे याद रखना, डन ने तोप चलाई और हर्बर्ट ने अपनी कॉलर संभाली, और मार्वेल निम्फ से मुलाकात करता है, ऐसे कर लेना। एंड्रयू मार्वेल ने निम्फ से मुलाकात की, जॉर्ज हर्बर्ट ने कॉलर संभाली, और डन ने क्या किया, कैनन चलाई, ऐसे याद कर लेना, डन का कैनन, हर्बर्ट की कॉलर और मार्वेल का निम्फ। आगे देखना फिर क्या हुआ, अब रोमांटिक एज आ गई, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज, यहाँ पर पीवी शैले, इनकी एज आ गई, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ मोनोलॉग्स लिखे होंगे। तो देखो यहाँ पर इमरजेंस हुआ ड्रामेटिक लिरिक्स का, यहाँ पर मोनोलॉग्स की बजाय लिरिक्स आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, पोइट्स ने शुरू किया एक्सप्रेस करना अपने पर्सनल इमोशंस को, व्यक्तिगत भावनाओं को वो व्यक्त करने लगे। तो ये एक हिंट मिल गई कि आप अपने स्पीकर के माध्यम से आप अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हो, एक हिंट मिल गई यहाँ पर। आगे आने वाले पॉइंट्स को थ्रू इंडिविजुअल वॉइसेज, अपनी व्यक्तिगत आवाज़ देकर के विद इन ड्रामेटिक सिचुएशन, एक नाटकीय सिचुएशंस में इसमें यूज होने लगा मोनोलॉग का और डायलॉग्स का। नोटेबल एग्जाम्पल्स देखो, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था द थॉर्न, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ओके, और जॉन कीट्स ने लिखा था ला बेली डैम सेंस मर्सी, ठीक है ना, ये लिखा था इन्होंने लैटिन भाषा के अंदर, ये फ्रेंच भाषा का है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर ये तीनों को आप याद रखना, ये तीनों भी इसमें हैं। अब आप याद रखेंगे, देखो वर्ड्सवर्थ को कांटा लगा, थॉर्न लगा, कॉलरिज ने राइम सुनाई, ठीक है ना, और कीट्स ने डैम के बारे में बोला। बैले डैम मतलब होता है जो बैले डांस होते हैं ना, बैले डांस, या जो सुंदर महिलाएं होती है जो किसी पार्टी में होती है, उसको बैले कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जॉन कीट्स ने डैम या ऐसे कह दो डैम बनाया, जॉन कीट्स ने डैम बनाया, कॉलरिज ने राइम रखी और वर्ड्सवर्थ को थॉर्न लग गया, ऐसे याद कर लेना। आगे देखो, अब विक्टोरियन टाइम आ गया, ये फुल डेवलपमेंट आ गया, फुल डेवलपमेंट हो गया इस फॉर्म का। मेजर पॉइंट्स और पायनियर्स इसमें कौन रहे, खास तौर से रॉबर्ट ब्राउनिंग रहे, खास तौर से हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब रहे। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने सबसे पहले जो लिखी वो, मतलब अपनी फेमस जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर आता है, पहले नहीं लिखी, अपन ये कह सकते हैं फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग इनका, वो है माई लास्ट डचेस, फिर पोर्फिरियाज लवर, एंड्रिया डेल सार्टो, और भी हैं। और फिलहाल अभी अपन बात कर रहे हैं वो एक और है द लास्ट राइड टुगेदर, ये भी याद रखना, आपके सिलेबस में है ग्रेड सेकंड के में, तो पूछ सकता है कि कौन सा पोइटिक फॉर्म है द लास्ट राइड टुगेदर का, ये भी पूछ सकता है आपसे, नॉर्मल पूछ सकता है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोम है यूलिसिस, वो भी ग्रेड सेकंड के सिलेबस में है, और वो यूलिसिस जो है वो प्रॉपरली क्या है, यूलिसिस ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। टाइथोनस जिसे कहते हैं टाइथोनस, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यूलिसिस की तरह है टाइथोनस। और एक टिमोथियस और है, टिमोथियस एक म्यूजिशियन है, फेमस म्यूजिशियन, जिसका जिक्र आता है ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में, जब वो पोइम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर्स फीस्ट, तो उसमें टिमोथियस का नाम आता है। डेंटे गैब्रियल रोसेटी, इन्होंने जेनी और द ब्लेस्ड डेमोजेल लिखा था। तो आप कैसे याद रखोगे, टेनिसन की दोनों फेमस तो आपको याद रखनी है, मेरे हिसाब से ब्राउनिंग की तो चारों याद होंगी, ब्राउनिंग की तो कोई भूलता भी नहीं है, ब्राउनिंग की फेमस याद रहती हैं सबको। अच्छा इधर देखना, डेंटे गैब्रियल रोसेटी का, यानी डीजी रोसेटी कह सकते हैं आप इन्हें, और जिन्हें हम क्या भी कहते हैं, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का पार्ट भी कहते हैं, PRB का पार्ट भी कहते हैं। कौन को, डेंटे गैब्रियल रोसेटी पेंटर भी थे और साथ में एक पोइट भी थे। तो इन्होंने जेनी लिखा, द बेस्ट डेमोजेल लिखा, ओके। क्रिश्चियना रोसेटी, ठीक है ना, ये इन्हीं के पार्ट हैं या इन्हीं की बहन है। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन्होंने लिखे थे, एक क्या लिखा था, द कॉन्वेंट थ्रेशोल्ड और नो थैंक यू जॉन, ये लिखा था इन्होंने, है ना, दोनों एक ही एज में एक ही ईयर में लिखे थे। तो ये आपको याद रखना है, खास तौर से रोसेटी का मत याद रखना भले ही, लेकिन टेनिसन का विशेष तौर से ध्यान रखना है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी विशेष तौर से आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग ध्यान रखने हैं। आगे देखना, विक्टोरियन मोनोलॉग्स जो कैसे होते थे, इनकी खास विशेषताएं देख लो, इनके फीचर्स देख लो। ये फिक्शनल कैरेक्टर रखते थे, काल्पनिक,
जैसे कोई इटली का राजा बना दिया, कोई कहीं का, ये काल्पनिक रखते थे सर, ये इमेजिनरी कैरेक्टर रखते थे। साइलेंट लिसनर होता था, ये पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। पर्सनैलिटी कहाँ से ली बताओ इन्होंने, खटाक से बताओ, पर्सनैलिटी कहाँ से ली? रोमांटिक से, रोमांटिक एज वालों से ली ना पर्सनैलिटी बात, रोमांटिक एज। इमोशंस कहाँ से लिए थे? इमोशंस कहाँ से लेने लग गए? ये इमोशंस लेने लग गए रिनेंसा, पुनर्जागरण से। ये चीज़ तो वहीं से डेवलप हो गई थी। मोटिव्स, उद्देश्य ये नए बनाए इन्होंने। सोशल एटीट्यूड, सामाजिक जो व्यवहार है वो भी नया बनाया इन्होंने। पॉइंट के खुद के व्यूज़ यहाँ पर क्या रहने लगे? छुपा के रखने लगे, ये एक्सप्रेस करने लगे इनडायरेक्टली थ्रू द स्पीकर। अपने अगर भाव को व्यक्त करना है तो स्पीकर के द्वारा करेंगे। मनोवैज्ञानिक हो गए, मॉरल गहराई इनके अंदर आ गई, नैतिक गहराई आ गई इनके अंदर। तो ये इनके फीचर्स थे। अब आपसे पूछे मॉडर्न टाइम के भी कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं क्या? हाँ है, मॉडर्न टाइम के भी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। देखो क्या क्या नाम है। टी.एस. इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड ट्रूफ्रॉक, ये आपका ये खास मॉडर्न टाइम का ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे आपको याद रखना है। टॉमस स्टर्न इलियट का है, टी.एस. इलियट का। इजरा पाउंड जिन्होंने मेक इट न्यू का एक फ्रेज दिया था, इन्होंने भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, पर्सन ए करके, व्यक्ति। ऐसे कह देना, इलियट ने प्रेम किया, इलियट ने लव किया, और पाउंड ने किसी पर्सन को खोज लिया, ऐसे कर लेना। ओके, एक है वेंडोलिन ब्रूक, और इन्होंने लिखा था मदर नाम से। जॉन बैरीमैन ने द ड्रीम सॉन्ग्स लिखा। सिल्विया प्लैथ, लेडी लेजरस और डैडी, सिल्विया प्लैथ का नाम याद रखना। ओके, और एक टी.एस. इलियट का और इजरा पाउंड का, ये तीनों नाम आपको फेमस हैं। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को, बैरीमैन को याद नहीं रखो तो ठीक है ना, याद रखें। कोई बैरीमैन को याद नहीं रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्त अपन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ। तो ये मनी सर्च इंग्लिश करके एक ऐप है नया जो अभी हमने लॉन्च किया है, आप इसे इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिएगा। इसमें आप लोगों के लिए विशेष ऑफर भी रहेंगे, आज भी है, कल भी रहेंगे। तो अगर कोई ग्रेड सेकेंड का, ग्रेड फर्स्ट का, ये कोई भी कोर्स सारे अवेलेबल हैं। ग्रेड फर्स्ट का इंग्लिश का कोर्स भी है, सेकंड का भी है, एसएससी सीजीएल का भी है, राजस्थान वीडियो इंग्लिश के लिए भी है, टीचर ग्रेड थर्ड के लिए भी है, राजस्थान एडलेसी इंग्लिश के लिए भी आपको यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस प्ले स्टोर पे जाना है, मनीष सर्च इंग्लिश टाइप करना है। मनीष मंगल मत कर देना, मनीष सर्च करना बस। पहला क्वेश्चन बताओ। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन फॉर यू। अब देखते हैं कि पहले इसका जवाब कौन देता है। सबसे पहले ऐप से जवाब आता है कि यूट्यूब से? बताओ। आज ही हो जाएगी ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्लास, तो खत्म होगी। अब तो सीधा क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन करो आप। और कल हम सॉलिलॉकी पढ़ेंगे, एक दिन की क्लास सॉलिलॉकी की लगेगी क्वेश्चन के साथ, जो एकल कथन हम जिसे कहते हैं, स्वकथन। पहले मैं भी बता रहा हूं। वो कहते हैं कि प्राइमरी फोकस क्या होता है? प्राइमरी फोकस क्या कॉम्प्लेक्स स्टोरी बनाना होता है? क्या एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी बताएं मल्टीपल कैरेक्टर्स की, या रिवीलिंग द कैरेक्टर साइकोलॉजिकल एंड मॉरल नेचर? बिल्कुल यही होता है कि साइकोलॉजी और मॉरल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ब्यूटीफुल नेचर सेटिंग को नहीं दिखाता, ये प्रेजेंट करता है हिस्टोरिकल इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं। ड्रामेटिक मोनोलॉग का काम यही होता है कि कैरेक्टर की साइकोलॉजी और मॉरल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अजर्सन, ये अजर्सन वाला है और रीजन वाला है। मतलब एक तरफ स्टेटमेंट दे रखा है और एक तरफ उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमने रीजन दे रखा है। अगर आपका स्टेटमेंट सही ऑप्शन है तो आप ए लगाएंगे, और रीजन गलत है तो ए को सही करेंगे, बी को गलत मानेंगे, और ए को प्रूव करता है बी, तो फिर आप दोनों को सही मानेंगे। चलो बताओ। ये कह रहा है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में द स्पीकर इज द पॉइंट हिमसेल्फ, स्पीकर खुद पॉइंट होता है। दूसरा, द पॉइंट्स ओन व्यूज आर एक्सप्रेस डायरेक्टली इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, पॉइंट की व्यूज ही डायरेक्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यूट्यूब पर पिछले क्वेश्चन का भी कोई जवाब नहीं आया, ऐप पर लंबी लाइन लगी हुई है जवाब की। सर लिटरेचर के नोट्स बनाने हैं क्या? बिल्कुल बनाने हैं, लिटरेचर के नोट्स बनाओ। मैंने जितना पढ़ाया है, जैसा पढ़ाया ना, सेम वैसे ही अपनी कॉपी में बनाओ नोट्स। पीपीटी उठा लो, पीपीटी से बनाओ। आप क्लास पढ़ते समय मत बनाओ, क्लास पढ़ते समय तो पढ़ लो, और पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाओ पीपीटी से। पीपीटी डल जाती है ना एक दिन बाद, तो एक दिन बाद पीपीटी डलने के बाद ही यहाँ पर आप इनको नोट्स को बनाएंगे। और मेन की पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करना, और डबल पेन ट्रिपल पेन यूज करें, जो नोट्स आप जब रिवाइज करें तो आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। रिवाइज करें तो बहुत अच्छे से समझ में आए, ये होना चाहिए भाई। कितना डेप्थ में आएगा इसका तो कोई और छोर है नहीं, लेकिन जितनी गहराई एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में ली जा सकती थी मैंने ली, कोशिश की है सर।
दूसरे में क्वेश्चन नंबर जरूर डालें दोस्त, मनीष टेलर, दूसरे में सी बता रहे हैं, बाकी का और कोई व्यक्ति है ना, फिर आंसर तो चेंज हो गए इसके यार। देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर पॉइंट होता है गलत, स्पीकर पॉइंट नहीं होता, यानी कि पहला गलत। फिर पॉइंट अपने खुद के विचारों को व्यक्त कर प्रत्यक्ष रूप से ड्रामेटिक मोनोलॉग में गलत, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, वो इनडायरेक्टली करता है, अप्रत्यक्ष रूप से करता है, स्पीकर के थ्रू करता है। तो दोनों गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो बोलो क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए और बी दोनों ही गलत हैं, ना ए सही है ना बी सही है। बताओ एक स्टेटमेंट और दूसरा, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ग्रेड सेकंड का इस साल का पेपर उठा के देख लो, अगर बिलीव ना हो तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार, आप चाहें तो बता देता हूं, मैं एक बार आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बता देता हूं कि ग्रेड सेकंड के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि नहीं आए। आरपीएससी का अगर ग्रेड सेकंड का आप पेपर निकालोगे तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों को अगर ग्रेड सेकंड का पेपर निकालोगे तो इसी तरीके के पेपर मिलेंगे, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, और हमने ले लिया क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर निकालेंगे ग्रेड सेकंड का। देखना यहाँ पर ग्रेड सेकंड, और यहाँ पर हमने ले लिया जीके, ऊपर तो नहीं चली गई इंग्लिश, ये रही, तो यहाँ पर ये हमने पेपर लिया इंग्लिश का। और इसमें आप क्वेश्चंस देखना, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, इनमें सब में क्वेश्चंस इसी तरीके से आए हुए हैं सर। ये अभी डाउनलोड हो रहा है, जब तक मैं अगला क्वेश्चन करवा लेता हूं आपसे। चलो बताओ, द साइलेंट लिसनर इज नेवर प्रेजेंट फिजिकली बट इज ओनली इम्प्लाइड। मतलब वो कह रहा है कि जो साइलेंट लिसनर होता है, जो चुप, जो खामोश लिसनर होता है इसके अंदर, वो कभी प्रस्तुत नहीं होता, शारीरिक रूप से दिखता नहीं है, बट इज ओनली इम्प्लाइड, बस केवल इम्प्लाई किया जाता है, हिडन रहता है। स्टेटमेंट, द साइलेंट लिसनर्स प्रेजेंस इन्फ्लुएंसेस द स्पीकर्स स्पीच। मतलब साइलेंट लिसनर की जो उपस्थिति होती है उसी से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है स्पीकर की स्पीच को। बताओ बताओ, डाउनलोड हो गया होगा, नहीं हुआ। चलो क्या कह रहा है ये, क्या बताओ, साइलेंट लिसनर वहां पर उपस्थित नहीं होता, होता है, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, हटाओ। यूँ कह रहा है कि साइलेंट लिसनर जब वहाँ पर उपस्थित होता है तभी जाकर के स्पीकर का स्टेटमेंट निकलता है। अच्छा बताओ, मैं ऐसे ही मन ही मन बोलता रहूँगा कि कुछ भी, किसको बोलूँगा मैं, कोई स्पीकर, मेरे सामने लिसनर तो चाहिए ना मेरे को, तो सामने कोई लिसनर आ गया तो फिर मैं बोलना शुरू करूँगा। तो समझ लो साइलेंट लिसनर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, तभी जाकर के मोनोलॉग्स निकलते हैं। तो यहाँ पर ओनली सेकेंड इज करेक्ट, केवल सेकेंड करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो आप इस पेपर में देखिएगा क्वेश्चंस का प्रारूप, देखो आपसे आर्टिकल पूछे तो कैसे पूछे हैं। आर्टिकल्स में आपको 4 स्टेटमेंट दिए साथ में ही, ऐसे नहीं पूछा कि एक ही दे करके और आपसे पूछ लियो 4। यहां पर देखो आपसे कैसे कैसे पूछे हैं, यहां पर भी देखो टाइम एडवर्ब आपको पूछे हैं, यहां पर एक साथ 3-3 4-4 एडवर्ब दिए हैं। और मैं आप लोगों को लिटरेचर के क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, ठीक है ना, सीधा लिटरेचर के प्रश्नों पर देखो आप किस तरीके से पूछे गए हैं। नॉर्मल ऐसे नहीं पूछे कि लिटरेचर के प्रश्न सिंपली पूछ लियो हो, मतलब कथन दिए हैं पूछने के लिए। ये पूछा कि सही कितने हैं, गलत कितने हैं, यहां से चालू हो जाएगा पैसेज के बाद लिटरेचर, यहां से चालू है। देखो 3 स्टेटमेंट दे दिए, 3 स्टेटमेंट से पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखो फिर तो 3 दे दिए, फिर 3 उनमें से पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं, फिर 3 दे दिए, फिर तीनों में से पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं। फिर देखो मैच करवा लिया, मैच वाला आता ना, मैच द कॉलम वाला। फिर देखो आगे देखना, लिटरेचर में आपके प्राण खाएगा वो, इसीलिए बहुत तैयारी अच्छे से करके जानी पड़ेगी आपको। और ये आजकल बहुत चल रहे हैं अजर्शन स्टेटमेंट वाले, देखो ये 3 फिर दे दिए, कितने सारे क्वेश्चन आए ऐसे, ये देखो फिर दे दिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए ना ऐसे, देखो फिर दे दिया ना। और ये भी आएंगे, अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना इस टाइप के, ये क्वेश्चन भी अब बहुत पॉपुलर हो गए हैं, ये काफ़ी सारी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सर। आगे देखना यहाँ पर मैच वाला, बताओ मैंने आप लोगों को ये बताए थे, इनके नाम बताए थे, बताओ किस किसने कौन कौन से लिखे हैं। मैच करो इन कॉलम को, माई लास्ट डचेस किसने लिखा, यूलिसिस किसने लिखा, डॉबर वीच किसने लिखा, और द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक किसने लिखा। इनको आप मैच करो, कॉलम को मैच करो फटाफट से।
बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे धीरे धीरे अपन। आगे है उसमें कि पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, देखो आगे है, मैंने मतलब करे थे, मैंने देखा था इसके अंदर, देखो मैं बताता हूं आगे हैं। ये देखो आगे ना मैच वाले, ये देखो ये आ गए, ये आ गया ना, ये एक तरह से स्टेटमेंट है और ये इसका रीजन टाइप का, ये दोनों सही है, पहला सही है। इस तरह के क्वेश्चंस अब डेवलप होते जा रहे हैं, बहुत डेवलप हो रहे हैं, बहुत विकसित हो रहे हैं इस तरह के। हाँ तो देखो लास्ट डचेज किसकी है, ब्राउनिंग की है। यूलिसिस किसकी है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। डॉबरविच किसकी है, मैथ्यू आर्नोल्ड की है। और ये किसकी है, टी.एस. इलियट की है। तो आप ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक तरफ तो मोनोलॉग दे दिए और एक तरफ आपके पॉइंट्स दे दिए, एक तरफ पॉइंट्स दे दिए, एक तरफ पॉइंट दे दिए। तो आप दूसरे में पहले में दूसरा मैच करेंगे, पहले में दूसरा, ये ए एक ऑप्शन आ गया, ओके। बी में पहला सही है, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसमें आंसर, पहला ऑप्शन आएगा। सी नहीं आएगा लीना, पहले में, हाँ ये चौथे में पहला आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के मूल गुण जो हैं क्या हैं, तो स्पीकर रिवील करता है इनर थॉट्स, आंतरिक विचारों को और इमोशंस को, सही बात है। साइलेंट लिसनर होता है, हाँ होता है। इसमें पॉइंट डायरेक्टली एक्सप्रेस करता है, पर्सनल व्यूज को नहीं करता। पॉइंट प्रस्तुत करती है एक स्पेसिफिक ड्रामेटिक सिचुएशन को, हाँ करती है। तो ए, बी और डी तीनों सही है, ए, बी, डी, यानी कि पहला ऑप्शन सही है ना, ऐसे ही है ना। इसमें क्या कह रहा है सर, हाँ वो अब पहले पेपर में क्या था क्या नहीं था उससे क्या लेना देना मनीषा, अब के पेपर से मतलब होना चाहिए कि अब कैसा पेपर आए, अब हमको तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो तैयारी की थी ना वो पहले के पेपर्स पर आधारित होकर के की थी। अब नहीं पता था कि इस तरह से टफ पेपर आएगा डीपली, हालांकि मैंने पढ़ाया बहुत ही डीप था लिटरेचर को, काफ़ी डीप पढ़ाया, लेकिन अब की बार मैं और डीप पढ़ाने के मूड में हूँ और बहुत गहराई से हम लिटरेचर को पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप लोग उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर पाते हो, लर्न कर पाते हो, सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते, रिपीट करते हो कि नहीं करते, बस ऐसे ही यूँ टाइम पास। तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये मेरा ग्रेड फर्स्ट का जो कोर्स है, ये आप कॉस्मोस क्लासेज के ऐप और मनीष सर्स इंग्लिश वाले ऐप से कहीं से भी आप इसे इंस्टॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्रेड फर्स्ट का है, इसमें आप लोगों को देखो रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, क्लासरूम में जितनी भी मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ वो भी मिलेगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। अच्छा, इसमें प्रत्येक टॉपिक के आपको क्विज भी मिलेंगी, 40-40 80-80 क्वेश्चन, वो आपके डल चुके हैं, पीडीएफ आप देख सकते हो, आपके डल चुके हैं, ऐप में देख सकते हो। यूनिट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे जो रेगुलर चलते हैं, हर वीक चलते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अच्छा, इसके बाद देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है। देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग प्राइमरली यूज करते हैं ड्रामेटिक प्लेज को रादर देन पोइट्री, गलत बात। पोइट्री में ही होते हैं ये, प्लेज में नहीं होते, तो ये तो गलत हो गया। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज स्पोकन इन वन सेल्फ टू वन सेल्फ ओनली। वो कह रहा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग खुद से बोले जाते हैं, जब केवल खुद से ही व्यक्ति बोलता है तो वो सॉलिलॉक्वी होता है। जब व्यक्ति खुद से बोलता है वो तो सॉलिलॉक्वी होता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग परफेक्ट किया था ड्रामेटिक मोनोलॉग को, बिल्कुल सही बात है। ड्रामेटिक मोनोलॉग डायरेक्टली टेल करता है कि स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, गलत बात। स्टार्ट टू फिनिश में कभी ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कभी नहीं स्टोरी डायरेक्टली नहीं बताता, इनडायरेक्टली एक स्टोरी इसमें अंदर हिडन होती है। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने परफेक्ट किया था ड्रामेटिक मोनोलॉग को, ये सही है। छठा क्वेश्चन अब हो गया। सातवां बताओ, व्हाट डज द टर्म मोनोलॉग लिटरेरी मीन्स। मोनोलॉग का सही मायने में मतलब देखा जाए तो क्या है। मोनोलॉग का सही मायने में अगर मतलब देखा जाए तो व्हाट डज इट मीन। स्पीच बाय मेनी पीपल, स्पीच बाय वन पर्सन, स्पीच विद ड्रामेटिक एक्शन, स्पीच विद राइमिंग वर्ड्स, बताओ। मोनो यानी एक, लोगो यानी स्पीच, ओके। इसका मतलब स्पीच बाय वन पर्सन, इज इट ओके। फिर से आ गया जर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ड्रामेटिक मोनोलॉग आर ऑफन रिटन इन कन्वर्सेशनल टोन, ये वार्तालाप के लय में लिखे जाते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इन ड्रामेटिक मोनोलॉग साउंड्स लाइक नेचुरल स्पीच,
ये नेचुरल स्पीच जैसा लगता है। बताओ क्या ऐसा होता है? हाँ, दोनों ऐसा होता है कि इसमें वार्तालाप की टोन लगती है लेकिन सामने वाला बोलता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कॉन्वर्सेशन तो हो रहा है। डायलॉग्स में क्या होता है, संवाद करते हैं अपन, मोनोलॉग, लॉग होता है, लॉग मानी स्पीच, और स्पीच में क्या होती है, वार्तालाप होता है। अब वार्तालाप की टोन तो होती है लेकिन इसमें सामने वाले को बोलने नहीं दिया जाता। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, नेचुरल स्पीच होता है, ऐसे अंदर से आता है, भावनाओं से आता है यहाँ पर। तो दोनों ट्रू है और बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द ड्रामेटिक सिचुएशन इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक सिचुएशन मैंने बताई थी ना आपको कि ड्रामेटिक सिचुएशन क्या होती है, घटना बनाई जाती है। देखो, इट इज जनरल बैकग्राउंड, ये एक सामान्य बैकग्राउंड होता है, और हिस्ट्री होती है किसी स्पीकर की, ठीक है ना। इट इज अ पर्टिकुलर मोमेंट और क्राइसिस इन द स्पीकर, स्पीकर की लाइफ में, स्पीकर की लाइफ में ये सब कुछ होता है। प्रोवोक द स्पीच, वो स्पीक को प्रोवोक करता है, सही बात है। देखो सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन एक जनरल क्या होता है, एक घटना होती है बैकग्राउंड में। जैसे मानो अभी द लास्ट डचेस की देखें तो द लास्ट डचेस में क्या हुआ था कि जो ड्यूक थे फरारा के, ठीक है ना, फर्डिनेंड, उन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी, पहली वाली पत्नी को मरवा दिया था ना। तो सेकंड शादी कर रहे हैं वो, तो एक घटना तो घटी है ना पीछे, एक जनरल घटना हो सकती है सामान्य। उस समय में ऐसी घटनाएं हो रही थी कि जो है ड्यूअलिज्म चल रहे थे या फिर बाईगेमी चल रहे थे, द्विविवाह चल रहे थे, तो उस समय पर वही सिचुएशन दिखाई गई। ऐसे ही यूँ कहना चाह रहा है कि भाई ये इसमें क्या होता है, एक संकट दिखाया जाता है, एक समस्या दिखाई जाती है। तो देखो द लास्ट राइड टुगेदर में क्या हुआ था, उसमें भी एक प्रपोजल यहाँ पर अनएक्सेप्टेड हुआ था। यूलिसिस में क्या हुआ था, यूलिसिस में भी एक घटना दिखाई गई, ट्रॉय वॉर की। तो ऐसे घटना होती है, इसमें स्पीकर की लाइफ पर भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों सही हैं। लास्ट क्वेश्चन, और पहले लास्ट क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए, आरपीएससी ग्रेड सेकंड का कोर्स भी कॉस्मोस क्लासेस के मोबाइल ऐप पर अपलोडेड है और आप इसे एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी हद तक इसमें क्लासेज हो चुकी है, अपडेटेड है, बिल्कुल नया है। 2025 में जो अभी सिलेबस जारी किया है 24 सितंबर को, उसी पर आधारित है ये कंप्लीटली। अब इसमें देखो आप, इसमें आपको एक तरफ तो कॉलम 1 दे रखा है और एक तरफ कॉलम 2। कॉलम 1 में तो आपको एलिमेंट दे रखे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, ये एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर के, और ये इधर आपको परिभाषा दे रखी है। बताओ स्पीकर कौन होता है, 1 और मोर पर्सन्स प्रेजेंट बट साइलेंट, एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है, या एक ओकेजन और कॉन्टेक्स्ट दैट प्रोवोक्स द स्पीक। बताओ स्पीच क्या होता है, बताओ कौन होता है। तो एक स्पीकर तो हमेशा कौन होता है, बताना। एक स्पीकर तो हमेशा कौन होता है, एक स्पीकर तो हमेशा एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है। तो पहले में तो दूसरा आएगा, ए में दूसरा, ये रहा, ये रहा, ये गया। अच्छा, ए में दूसरा हो गया। साइलेंट लिसनर कौन होता है, एक 1 और मोर पर्सन्स, एक या 2 व्यक्ति हो सकते हैं, यानी एक व्यक्ति भी हो सकता है और ऑडियंस भी हो सकती है पूरी की पूरी, और प्रस्तुत होगी लेकिन चुप रहेगी, बोलेगी नहीं कुछ भी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका साइलेंट लिसनर, इसको साइलेंट लिसनर कहते हैं। ये दूसरे में पहला ये आ गया, देखो ये गलत हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन गया, ए ऑप्शन आ गया। और लास्ट में बचा कोई ओकेजन, कोई कॉन्टेक्स्ट जो कि स्पीच को प्रवोक करता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका ड्रामेटिक सिचुएशन। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में सॉलिलॉकी के साथ। कल पूरी एक दिन की क्लास में ही हमारे सॉलिलॉकी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और सॉलिलॉकी पूरा हो जाएगा। मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे विकसित हुआ, कहाँ से ग्रोथ हुई। सॉलिलॉकी की इतनी सी परिभाषा नहीं बताने वाला मैं आप लोगों को कि ये सॉलिलॉकी होता है कि जब कोई एक व्यक्ति अपने आप से बात करता है, सॉलिलॉकी होता है, ये मोनोलॉग होता है, ये साइड होता है, नहीं। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसकी एटिमोलॉजी क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहला सॉलिलॉकी कहाँ लिखा गया, कब लिखा गया, किसका पार्ट होता है, किसका पार्ट नहीं होता, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, पूरा बैकग्राउंड हम छानेंगे, तब जा कर के हम अगला इस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।